तो ये सनातन कृषि हकीकत में क्या है कि एक शब्द है सनातन। जैसे हम लोग कहते हैं कि सत्य, सनातन, धर्म। हकीकत में मनुष्य के जीवन में 3 शब्दों को समझना उसको, और कुछ नहीं समझना। वो क्या शब्द समझना है? सत्य क्या है, जैसे अभी किसी को सत्य पता नहीं। एक्चुअली कहते हैं सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सत्य के राह पर चलो, सत्य के मार्ग को अपनाओ। लेकिन मैं किसी से पूछूं सत्य है क्या, तो किसी को पता नहीं। भगवान कसम सही बता रहा हूं, बस ये शब्द ही सत्य। एक तो हमें पता करना सत्य क्या है। तो सुनना, सत्य का मतलब है सच घटे या बढ़े, सच न रहे। सच ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। सच तो बिल्कुल फिक्स है, और सच माने सच। वो ना दाएं हो सकता है ना बाएं हो सकता है, ना नीचे जा सकता है ना ऊपर जा सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ है संसार में? जब आप, मैंने बोला कल कि अपनी आंखों से देखो, दूसरों की आंखों से सत्य मत देखना, अपनी आंखों से देखो सत्य क्या है, जो घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है। तो आप पाएंगे कि इस यूनिवर्स में केवल 5 वस्तुएं ऐसी हैं जो ना घटती हैं ना बढ़ती हैं, जिनको हम पंच महाभूत कहते हैं। और कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो पंच महाभूत सत्य क्या है? भूमि सत्य है, ये घटती है ना बढ़ती है? धरती बढ़ती है क्या, घटती है क्या? गगन, आकाश छोटा बड़ा हो सकता है क्या? जितना है उतना ही है। और सत्य ये कि आकाश की लंबाई किसी ने नाप नहीं पाई। सूरज के बारे में तो पता कर लिया, 2,65,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन आकाश कितना लंबा है किसी को पता? वायु, यहां पर वायु है, ये ना घटती है ना बढ़ती है। हाँ, इस वायु में कंटामिनेशन जरूर होते हैं, वायु उतनी ही है। ऑक्सीजन घटेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, या कुछ जहरीली गैसें मैं इसमें वायु में डाल सकता हूं, लेकिन वायु फिक्स है, रहेगी उतनी। अग्नि, सूरज ना घटता है ना बढ़ता है। नीर, जल, पानी इस धरती पे जितना है उतना ही रहेगा। स्थान चेंज हो सकते हैं, आपके कुएं का सूख सकता है, आपके तालाब का सूख सकता है, लेकिन वो पानी कहीं ट्रांसफर हो गया, बट पानी उतना ही है। तो यही सत्य है इस धरती पर। कोई अगर सत्य है, आदमी को जिस सत्य को समझना है, तो वो सत्य ये है कि पंच महाभूत ही सत्य है। और इनका भगवान कहते हैं, देखो, भा से भूमि, गगन, वायु, आ का मात्रा और ना, हो गए ना भगवान। यही भगवान है, भगवान ही सत्य है। तो सत्य समझ में आ गया। और यही हमें खेती करनी है। बीज हमें जमीन में बोना है, बोना कि नहीं बोना? पालेगा कौन? जमीन में खड़ा होगा, कुछ एनर्जी जमीन से लेगा और फिर जलवायु से लेगा, वायु से और जल से, जल वायु। पौधा बढ़ करके जाएगा कहाँ? आकाश में जाएगा। खाना किससे बनाएगा? सूरज से, सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करेगा। अब खेती में और आप क्या समझना चाहते? हम सूरज को नहीं समझना चाहते, हम पानी को नहीं समझना चाहते, हम धरती को नहीं समझना चाहते, हम यूरिया को समझना चाहते हैं, हम फंजीसाइड को समझना चाहते हैं, हम ड्रोन तकनीकों को समझना चाहते हैं, दवा कैसे डाली जाए। मैं कहता हूं दवा की जरूरत कहाँ है? तो सत्य समझ गए, सत्य। अब एक शब्द है सनातन, क्या है?
सनातन है, जैसे मैंने अभी सुबह बोला, ये पंच महाभूत ने छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। दुनिया में, धरती में जितने भी जीव इकाइयाँ हैं सब इसी सत्य के द्वारा रची गई हैं। तो सनातन का मतलब हुआ जब हम धरती पर नहीं आए थे, जब इस धरती पर मनुष्य नहीं था, तो क्या क्या था? तो एक तो सत्य था ही था, और फिर हमारे आने के और सत्य के बीच में क्या था? सनातन था। सनातन का मतलब है हमारी उत्पत्ति के पहले यहाँ जो कुछ भी था वो सनातन था। एक तो वो सनातन है, नाना प्रकार की वनस्पतियां सनातन है, और नाना प्रकार के जलचर थलचर नवचर सनातन है। ये तो सनातन है। तो समझ गए क्या? नाना प्रकार के जलचर थलचर और नभचर और वनस्पतियां, ये सनातन हैं। अब इसके बाद आता है धर्म। धर्म एक ऐसा शब्द है जो सबके लिए, देखना आप, धरती का धर्म है कि नहीं है? धरती का एक धर्म है, आकाश का धर्म है, वायु का धर्म है, सूरज का धर्म है, पानी का धर्म है, और हर जलचर का एक धर्म है, हर थलचर का एक धर्म है, हर नवचर का एक धर्म है। तो ये सनातन है, जलचर थलचर नवचर वनस्पतियां। और धर्म की, चूंकि ये तो मूक हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी अपने धर्म को धारण किए हुए हैं, और हम मनुष्य हैं। धर्म की परिभाषा वेद में बता रहा हूं आपको। मैं 10 मिनट में पूरे वेदों का वर्णन बता रहा हूं। इसके अलावा वेद में और कोई चीज नहीं मिलेगी। चारों वेदों में केवल भूमि का, गगन का, वायु का, अग्नि का, नीर का, जलचर का, थलचर का, नवचर का, वन वनस्पतियों का ही वर्णन है। और मनुष्य के बारे में कहा गया है कि हे पुत्र, तुम इस सत्य को जानो, क्योंकि जब तक तुम इस सत्य को नहीं जानोगे और कहोगे धर्म, मेरा धर्म, कौन सा धर्म? किस धर्म की बात कर रहे हैं आप? तो इनको जानना, और चूंकि भूमि से आपका जीवन चल रहा है, गगन से आपका जीवन, वायु से आपका जीवन, सूरज से आपका जीवन, नीर से, पानी से आपका जीवन, बिना वनस्पतियों के आपका भोजन नसीब नहीं है, बिना जीवों के आपका जिंदगी सफल नहीं है। इसलिए आपके लिए ये पूरा सत्य और पूरा सनातन आपके लिए कुछ कर रहा है निरंतर। तो आपको केवल इतना समझना है कि जब सत्य मेरे साथ है, सनातन मेरे साथ है, तो हम भी सत्य और सनातन के साथ हैं, और तभी हम कह सकते हैं, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जब तुम सत्य के साथ नहीं हो, सनातन के साथ नहीं हो, तो कौन से सत्य सनातन धर्म की जय? ना तुम्हें सत्य पता, ना तुम्हें सनातन पता, ना तुम्हें धर्म पता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? खेती। आप चूंकि किसान हैं, मैं ये बता रहा था, हमारे देश में 1960 में हरित क्रांति आई। तब क्या क्या आया देखना आप। उन्नत बीज। अब उन्नत बीज में क्या हुआ? हकीकत क्या है? हमारे देश में गेहूं होता ही नहीं था। 17वीं शताब्दी में मैं दुनिया को खाद्यान्न परोसता था, जब मुगलों का राज था। तब तो मेरा पेट पूरा भर जाता था और मैं दुनिया को भी खाना खिलाता था। लेकिन 1947 में जब मैं आज़ाद हुआ तो सत्य है कि हमारे देश में खाने की कमी थी। तो आपने बोला कि आप अपनी आंखों से देखिए और दिमाग से समझिए कि यार 17वीं शताब्दी में जब हम पुरोहित राष्ट्र थे तो 1947 में ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि 34 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं था, तो हरित क्रांति लानी पड़ी।
तो आपको एक उत्तर मिलेगा कि अंग्रेजों की पॉलिसी खेती के खिलाफ थी। मुगल लोग खेती पर उन्होंने हाथ नहीं डाला था, मुगलों ने खेती पर कोई हाथ नहीं डाला था। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने खेती को एज ए व्यवसाय अपनाया और लगान की और टैक्स की ऐसी परंपरा चलाई कि जो किसान 50 बीघा में खेती करता था, उसने सोचा कि छोड़ो यार, हमारे पास ना तो एसी है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना वॉशिंग मशीन है, ना ट्रैक्टर है, ना वो स्कूटर है, ना मोबाइल है, कुछ नहीं था। तो भौतिक संसाधन थे नहीं। नीम के पेड़ के नीचे सोना, मटके का पानी पीना, कच्चे घर में रहना। तो हम इतना टैक्स क्यों दें? हमारी ज़रूरत इतनी है कि 10 बीघा में खेती करेंगे तब भी मेरा पेट भर जाएगा। तो 50 बीघा में खेती करने वाला व्यक्ति अंग्रेजों के टैक्स की वजह से 10 बीघा में खेती करने लगा, जो मुगल पीरियड में 50 बीघा में खेती करता था। इसलिए 1947 में मेरे पास खाद्यान्न की कमी थी। और पॉलिसी क्या थी? देखिए, स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो अब खाने की कमी है, तो पाश्चात्य कंट्रियों से गेहूं आया आपके लिए। तो ब्रिटिश अंग्रेजों ने क्या किया कि एक सोची समझी पॉलिसी है। हमारे देश के नीति निर्माता वैज्ञानिक अज्ञानता में शुरू में क्या हुआ कि हमको नो डाउट 1960 में खाने की कमी थी, तो ये हुआ कि भाई एनी हाउ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा एनी हाउ खाद्यान्न तो उत्पादन तो बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ कि उन्नतशील दिमाग में जो आया वैज्ञानिकों के, हाई यील्डिंग वैरायटियां, खासकर गेहूं। तो हाई यील्डिंग वैरायटियां आई। फिर क्या आया कि बोले, किसी ने कहा साहब इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा, और कई चीज़ें तो मेरी विदेश से आ रही हैं, मतलब मेरे दिमाग की उपज नहीं है। अगर मेरे दिमाग की उपज होती, मुझे गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना होता, तो सिंपल सी, अगर मेरे देश के वैज्ञानिकों ने अपने दिमाग से सोचा होता तो सीधा सीधा क्या समझ में नहीं आता था कि हम अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे तो हमें बस काम हो जाएगा। तो फर्टिलिटी को बढ़ाने का कोई प्रयोजन नहीं चला। ये हुआ कि फर्टिलिटी कम है तो पोषक तत्व बाहर से ला के दे दिए जाएं। तो क्या हुआ, रासायनिक उर्वरक आए। बात समझना। अब जब रासायनिक उर्वरक आए तो जमीन में इम्बैलेंस हुआ, जमीन में डिस्टरबेंस आए। तो जब डिस्टरबेंस आए तो फसलों में बीमारियां आई। तो क्या हुआ, फफूंदनाशक ले आओ। अब फफूंदनाशक आ गए साहब, अब फफूंदनाशक प्रयोग होने लगे। इधर क्या हुआ, जंगल कटने लगे, चकबंदी आ गई। चकबंदी के आने से क्या हुआ कि चक सबके डिस्टर्ब हुए, इसलिए मोटी मोटी मेड़ें कट गई। और चूंकि मेरा लगाए और मेरे बाबा के लगाए हुए पेड़, अब ये तो रामधनी ले जाएंगे, इसलिए पेड़ अपने काट लो। उस समय पेड़ काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो मेड़ कट गई और पेड़ कट गए। क्या हुआ, एक मेड़ कटी, मेड़ और पेड़ ये कट गए। और हम नहीं समझ पाए, इस देश का ना नेता समझ पाया और ना आम आदमी समझ पाया कि ये हो क्या रहा है। बस हमें आनंद आ रहा है, खेती में मजा आ रहा है, अब गोबर में हाथ नहीं डालना पड़ रहा है। फिर ट्रैक्टर आ गया, मैकेनाइजेशन शुरू हुआ। क्या हुआ, ये हरित क्रांति के है मैकेनाइजेशन। अब हुआ क्या मैकेनाइजेशन में, लोगों ने जब 50 बीघा करते थे तो 3 जोड़ी बैल थे, और जब 10 बीघा करने लगे तो उन्होंने इतने बैल क्या करेंगे, तो 2 जोड़ी बैल बेच दिए। अब बैलों की शॉर्टेज हो चुकी है। अब नीतियां कह रहे हैं कि देश में 12.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन है और देश में केवल जो है 6 करोड़ हेक्टेयर जमीन में खेती कर पाते हैं। खेती क्यों नहीं कर पाते, 13 कार्तिक 3 आषाढ़। अब बैल उतना जोती नहीं पाता, 50 बीघा वाला 10 बीघा 15 बीघा में खेती कर पावत है। फिर क्या हुआ, बोले यार ट्रैक्टर लाओ, ट्रैक्टर जो है 4 ही दिन में 30 दिन का काम 4 दिन में कर दे। तो मैकेनाइजेशन आ गया। हमें नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है,
हम तो तमाशा देख रहे हैं सब लोग। ये सत्य को जानने वाला, सनातन को जानने वाला इधर पाश्चात्य संस्कृति में फंस करके तमाशा देख रहा है, सिर्फ ताली बजा रहा है। बहुत अच्छा। अब फिर देखिए क्या हुआ। उन्नतशील बीज आए, रासायनिक उर्वरक आए, फफूंदनाशक आए, मेड़ के पेड़ कट गए, मैकेनाइजेशन आए, तो क्या हुआ, चिड़ियां फरार हो गई, चिड़ियां भग गई, तो फिर कीट लगने लगे, तो कीटनाशक आ गए। आ गए कीटनाशक, क्योंकि अब कीड़े लगेंगे। पहले जिन फसलों में इंसेक्ट को चिड़ियां मैनेज कर लेती थी, अब चिड़िया नहीं है तो इंसेक्टिसाइड आ गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे दूध का रेट जो मिलना चाहिए किसान को नहीं मिला। बैल तो आउट हो गया, गाय ने दूध देना कम किया, तो गाय बैल तो छूट गए, गाय बैल खत्म। तो क्या हुआ कि पहले जब लोग फसल बोते थे, फसल में खरपतवार होते थे, पूरा मेहनत कश लोग खेतों में जाते थे और खरपतवारों को उखाड़ के लाते थे और पशुओं को काट के खिलाते थे। खरपतवार समस्या नहीं था, खरपतवार एक वरदान था। पशु का पेट भर गया, दूध मिल गया, गोबर खेत में पहुंच गया। ये थी हमारी संस्कृति। अब चूंकि पशु है नहीं, तो मटर बोया है साहब, भतुआ बहुत है साहब, तो बोले अब तो मटर चौड़ी पत्ती का, भतुआ चौड़ी पत्ती का, अब तो कोई वीडीसाइड काम करेगा नहीं, प्री इमरजेंस डालना। जब मटर अगले साल बोना तो पहले ही डाल देना। तो वीडीसाइड का इस्तेमाल शुरू हो गया, खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग प्रारंभ। अब देखिए, अब हमें मेड़ बनानी थी, हमें पेड़ लगाने थे, हमें जमीन की फर्टिलिटी बढ़ानी थी, ये सनातन की रक्षा करनी थी, सत्य की रक्षा करनी थी, लेकिन नहीं, हम किस में पड़ गए, आधुनिक कृषि तकनीकी की बेवकूफ़ी में फंस गए। अब क्या करते हैं, उन्नत बीज लाना है, रासायनिक उर्वरक लाना है, फफूंदनाशक लाना है, कीटनाशक लाना है, खरपतवारनाशक लाना है, ट्रैक्टर का वो रोटावेटर खराब हो गया, ट्रैक्टर का ये खराब हो गया, ट्रैक्टर नया लाना है, बोरिंग करानी है। तो जो कमाते हो सब पैसा तो यहीं गया, सब पैसा तुम्हारा यहीं जा रहा है। अब मैं जो कहता हूं कि इस हालात जो किसान के हैं आज, उनसे निकलने का एक ही रास्ता है कि हम सनातन कृषि को समझने की कोशिश करें। ये सनातन कृषि क्या होती है। तो मैंने लिखा सनातन कृषि का मतलब कि जल, जंगल, जमीन और जानवर। देखिए आप, जमीन, हम जमीन में बीज बोएंगे ना, हम जमीन में बीज बोएंगे। हम खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खेती कहां करेंगे, जमीन में। बोलो, जमीन खेती का पहला निवेश है। जमीन कैसी है, जिस किसान की जमीन अच्छी है उसकी खेती अच्छी हो जाएगी। और अगर ये जमीन खराब है तो फिर बता दूं कि दुनिया में कोई वैज्ञानिक, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी आर्ट नहीं है कि खेती को प्रॉफिट में ला के दिखाए। खेती कभी प्रॉफिट की हो ही नहीं सकती। जब तक जमीन का प्रॉफिट नहीं होगा तब तक किसान को प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन जब जमीन को प्रॉफिट दिलाना है तो आगे समझना है। जमीन, मैंने बोला जमीन बनती है किससे, वनस्पतियों से और जीवों से। तो देखिए क्या क्या है, जमीन, जल, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे, मोती मानस चोट। तो आज आप जमीन को उर्वर बनाने की कोई कवायद नहीं कर रहे। लिख लीजिए, कहीं भी कोई टेक्नोलॉजी ये बता ही नहीं रही कि किसानों को अनुरोध किया जाता है, किसानों से एक अपील की जाती है कि वो अपनी धरती माता की को फर्टाइल बनाने के लिए ये काम करें। कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि सारे लोग उस धंधे में लगे हैं। रासायनिक उर्वरक कैसे बिके, कृषि यंत्र कैसे बिके, पेस्टिसाइड कैसे बिके, ट्रैक्टर कैसे बिके। हमको तो कुछ बेचना है। अगर किसान इस सत्य को, सनातन को जान गया ना, तो भाई साहब की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी जो किसानों के साथ व्यवसाय करते हैं। तो इसलिए आपको सत्य बताया नहीं जा रहा, और मैं सत्य आपको बता रहा हूं, तो आप सुन सको और देश में आग लगा सको तो लगाओ, खुद की खेती सुधार सको तो सुधारो। तो देखिए,
जमीन है, जल है। अब जल के बारे में क्या, बारिश, जल का स्रोत क्या है, वर्षा ही है। चाहे आप नदी से कैनाल निकली हो तो वो भी वर्षा पर चलती है, चाहे आपका बोरिंग से पानी निकालना वो भी वर्षा पर ही चलेगा। पानी का मुख्य स्रोत है समुद्र से इवेपोरेट होकर के बादलों में एकत्र जल, जिसको कहते हैं ब्रह्मा जी का कमंडल। और ब्रह्मा जी हर साल उस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सब क्षेत्र में करते हैं। लेकिन जब पानी बरसता है तो हम तमाशा देखते हैं, खेत की मेड़ नहीं है, पानी बहता रहता है, पानी भी बह जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी बहा के ले जाता है, और हम तमाशा देखते रहते हैं। क्यों? सत्य सनातन पर यकीन नहीं है। मुझे तो रोटावेटर पर यकीन है। मैं तो बोरिंग का पानी अगर 250 फुट पर था, पानी सूख गया है तो 50 फुट और बोरिंग गहरा करा देंगे, समर वहाँ डलवा देंगे। विज्ञान क्या कहता है? चिंता मत कर, मैं बोरिंग और नीचे ढकेल दूंगा, तुम पानी की चिंता मत करो, हम हैं ना। अरे 15 हार्स पावर की समर थी, 25 की डाल लेना, समर बदल लेना। तो क्या है, तो आपके घुस रहे हैं 70,000 रुपए, उनको उनका क्या जा रहा है? तुम्हारे खेत की फर्टिलिटी खराब, तुम्हारे खेत के पेड़ पौधे खराब, तुम्हारे खेत के नीचे का पानी गायब, और लोगों ने मौज मारी और आप तमाशा देख रहे हैं। तो पहला, जमीन की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएं। दूसरा, जमीन के नीचे भूगर्भ जल स्तर कैसे ऊपर उठाएं। तीसरा है जंगल। जंगल, फॉरेस्ट एरिया, जमीन, जल, जंगल, और चौथी चीज है जानवर, जीव। जमीन को, जल को, जंगल को, जीव को कौन मैनेज करेगा? आप। जन कहते हैं, जन, मनुष्य। मनुष्य मैनेजर है, आप मैनेजर हो, माली हो। और आपको मालीगिरी में क्या करना है कि कैसे हम सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करें, कैसे मैं वर्षा के पानी को खेत में रोकूं, कैसे मैं खेत में जंगल तैयार करूं, कैसे मैं जीव जगत की सुरक्षा करूं। क्योंकि सुनना, जमीन, मैंने बोला अभी पिछली क्लास में कि जमीन को कौन बनाता है। तो जैसे बोला गया, जमीन के, भूमि के, फर्टाइल भूमि के निर्माण में लाखों साल लगे। तो लाखों साल जो जमीन का निर्माण हुआ, लगा, वो बनी कैसे जमीन? बिना पानी के तो नहीं बन सकती थी, बिना जंगल के नहीं बन सकती थी, बिना जीव के नहीं बन सकती थी। धरती का निर्माण जो है ना, जीवों और वनस्पतियों के द्वारा हुआ है। लेकिन आधुनिक कृषि में क्या कर रहे हैं? बीडीसाइड डाल करके वनस्पतियों को मार रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल करके जीवों को मार रहे हैं, और बोरिंग करके भूगर्भ जल स्तर को लूट रहे हैं, और यूरिया डीएपी डाल करके जमीन की फर्टिलिटी को खत्म कर रहे हैं। अब ये जन और किसान, ये किसान, अब बजाओ बाजा, बजाओ ताली। क्या है आपके पास? जमीन आपकी बंजर, जमीन के नीचे का पानी आपने बर्बाद किया, जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी आपने खर्च की, और हम चाहते खुशियां मिलेंगी। कोई कहता है आय दोगुनी होगी। किस स्वप्न में, किस गलत फहमी में आप जी रहे हैं? आप कर्जदार हो गए। आपके घर में सोने चांदी के भंडार थे, वो सारे कब बिक गए आपको पता नहीं चला, और आपके ऊपर 2 लाख का कर्जा कब चढ़ गया ये भी पता नहीं चला। तो जो सत्य से मुंह मोड़ लेता है ना, खास करके खेती के क्षेत्र में, और खेती में अगर खेती के किसान ने सत्य नहीं समझा तो संपूर्ण मानव जाति बर्बादी की कगार पर है। कैसे? देखना, ये जब सब खराब हो गया तो मैंने क्या किया, मुझे अभी भी उत्पादन बढ़ाने का लालच है, तो मैं कहता हूं कि इस मिट्टी की जांच कराओ। अब आप इस जमीन में कोई फसल बोते हो और उसको 60 कुंटल होना चाहिए और 30 कुंटल हो रहा है, अब मिट्टी की जांच क्यों करा रहे हो? 60 कुंटल वाली प्रजाति बोई है, सारी चीजें अडॉप्ट की हैं वैज्ञानिकों की, सारी टेक्नोलॉजी फॉलो की है,
समय से जुताई, समय से बुआई, बराबर खाद, बराबर पेस्टिसाइड, बराबर खरपतवार डांसी, समय से पानी। प्रश्न ये 60 कुंटल पैदावार देने वाली वैरायटी 30 कुंटल क्यों पैदा हुई है? ये आप सोच नहीं पा रहे हो क्या? उत्तर मिलेगा कि अब मेरी जमीन की सामर्थ्य 30 कुंटल से ज्यादा की नहीं है। ये सत्य है। और इस जमीन में मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस किसान के खेत में गेहूं 30 कुंटल होता हो, मैं देश के सारे वैज्ञानिकों से कह रहा हूं, उसके खेत में 45 कुंटल कोई माई का लाल गेहूं पैदा करके दिखाए। हो ही नहीं सकता। कितनी यूरिया, कितना डीएपी डालोगे, डाल के दिखाओ। सॉइल की अपनी एक अहमियत है ना, जलवायु की अपनी एक अहमियत है ना, बायोडाइवर्सिटी की अपनी एक अहमियत है ना। तो अब क्या हुआ देखिए, अब ये इस बातों पर सत्य सनातन को ठीक नहीं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? रसायनों के भरोसे, रसायनों का प्रयोग। मतलब देखिए आप, भगवान पर यकीन नहीं है, सत्य पर यकीन नहीं है, सनातन पर यकीन नहीं है, हमको रसायनों पर यकीन है। तो जब रसायनों पर यकीन किया तो क्या हुआ? आज देखिए आप, 3.5 लाख करोड़ रुपए मूल का, 3.50 लाख करोड़, इतने रुपए का तो रासायनिक उर्वरक देश का किसान उपयोग करता है, और 2.65 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड। सच क्या है कि पेस्टिसाइड तो 6 लाख करोड़ रुपए का यूज हो रहा है, लेकिन 6 लाख करोड़ का अगर रिकॉर्ड में ले आया जाएगा ना तो आफत आ जाएगी भाई साहब, आग लग जाएगी देश में। इसलिए ऑन रिकॉर्ड इतना है, ऑफ रिकॉर्ड बिना बिलिंग के वो बिक रहा है। अब आप कल्पना करिए, जिस देश के लोग 9 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड या केमिकल खेत में डाल रहे हैं और फिर उनके शरीर में बीमारियां बढ़ रही हैं, तो किसी भी इंसान की, जैसे देखना आपने किसी भी फसल की बीमारी का समाधान करने में असमर्थ हैं। आज किसी भी फसल में कीट की समस्या का स्थायी समाधान नहीं पा रहे आप। और दुनिया का कोई भी इंसान जो बीमार हो गया है, दुनिया का कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है? कारण बीमारी हमारी जमीन में है। बीमारी कहाँ है? बीमारी हमारी मातृभूमि में है, जमीन में। और जमीन की बीमारी के लक्षण परिलक्षित होते हैं फसलों पर, और हम फसलों का इलाज करते हैं और पेस्टिसाइड डालते हैं। उसी फसल की उपज के रेजिड्यू इफेक्ट हमारे शरीर में पहुंचते हैं और हम खुद बीमार हो जाते हैं। तो बीमारी का मुख्य कारण क्या है कि हमारा बीमारी जमीन में भी नहीं है, बीमारी हमारे दिमाग में है। हमारे दिमाग की बीमारी का असर हुआ कि मेरी जमीन बीमार हुई, और जमीन की बीमारी का असर ये हुआ कि आपकी फसलें बीमार हुई, और फसलों की बीमारी का इलाज कराने के चक्कर में आप खुद बीमार हो गए। खेती में क्या सीखना है मित्र? क्या है खेती में? आप अपनी धरती माता के प्रति वफादार हो जाइए। बारिश का पानी जब बरसेगा तो उसके प्रति आप कुछ थोड़ी सी चिंता कर लीजिए। खेत की मेड़ों पर जंगल लगा लीजिए, और जानवरों से दुश्मनी कर मत करिए। जैव विविधता, नाना प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर, ये सब मेरे मित्र हैं। ये सनातनी व्यवस्था थी, हमारे जन्म लेने के पहले यहाँ पर थी, और मैं तो बाद में आया। मैं तो किराएदार हूँ, इस धरती में किराएदार हूँ, और मैं मकान मालिक को मार के भगा देना चाहता हूँ। यानी सनातन ये मूल हैं, और इन्हीं को मैं इनसे दुश्मनी मोल ले रहा हूँ। मकान मालिक से कहता हूँ तुम निकलो, चूहा तुम हटो, सांप तुम हटो, इल्ली तुम हटो, मधुमक्खी तुम हटो, केंचुआ तुम भगो, मेंढक तुम भगो। हम जिंदा रहेंगे और यहाँ कोई नहीं रहेगा। तो खेती का मूल मंत्र है, वेदों का मूल मंत्र है कि मनुष्य के बारे में क्या बताया गया है कि मनुष्य एक ही बात पर विचार करे, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश्वर, हे माँ, मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ
कि इस धरती पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु वन वनस्पतियां हैं सब निरोगी रहें, सब सुखी रहें। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब सब निरोगी सब सुखी रहेंगे तब आप निरोगी और सुखी रह सकते हो। सबको बीमार करके, सबको मार करके आप स्वस्थ और जिंदा रहना चाहते हो? बोलो।